नमस्कार। दहशत और जी हुजूरी के माहौल में, चुनाव के मौसम में हम हाजिर हैं आपकी आवाज़ बनकर, हमेशा की तरह बेखौफ आज़ाद आवाज़। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको एक साहब से मिलवाते हैं। इनका नाम है हरे कृष्ण डेका। डेका साहब असम के डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं। कल तीसरे दौर की वोटिंग के दौरान डेका ने मीडिया के सामने बहुत अजीब बात कही। डेका साहब ने शिकायत की है कि उन्होंने जिस उम्मीदवार के लिए ईवीएम का बटन दबाया, वीवीपैट की पर्ची में उस उम्मीदवार का नाम ना आकर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार का नाम आया। खैर, अब आप कहेंगे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरकार ईवीएम को लेकर देश भर से रोज़ ही शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन डेका साहब की शिकायत थोड़ी अलग है। वो क्या कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। And I was the first to go. And when I voted, I saw that where I have pressed the button, it did not show there. Somebody else's name came. So then I challenged. I told him that it has become like this. There is some anomaly. So they said that you have to check, you can challenge it. So I can say, oh, yes, okay, but what I have to do? They said, I will give you a receipt. You have to pay two rupees, and then it will be checked. And in case you have given a false complaint, you will be punished for 6 months. So I don't want to take that risk. तो सुना आपने, डेका साहब कह रहे हैं कि वो ऐसा रिस्क क्यों लेंगे। हम आपको कुछ तथ्य बता दें, कुछ फैक्ट्स बता दें। चुनाव आयोग के 2013 के रूल्स ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी को भी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में ये स्वीकार करना होता है, मंजूर करना होता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। दरअसल अब यहाँ शिकायत से बात आरोप पर आ गई। ध्यान से ज़रा सुनिए मेरी बात, ठीक है। दरअसल ये फॉर्म है 49MA, जिसे भरने के बाद शिकायतकर्ता को एक टेस्ट वोट देना होता है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, अब असली खेल पर आते हैं। अगर आपकी शिकायत टेस्ट वोट में सही नहीं पाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि मामला रफा दफा हो जाएगा, यानी आप अपनी जगह, शिकायत अपनी जगह, उसे आरोप माना जाएगा और वो गलत साबित हुआ है। इस मामले में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, 6 महीने की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। यानी अगर मुझे शक है कि मेरा वोट सही जगह नहीं गया और मैं शिकायत करना चाहूँ और अगर मेरा शक गलत निकले तो मुझे फ़ौरन गिरफ़्तार किया जा सकता है। यानी यहाँ ये मानकर चला जा रहा है कि जो शक करता है वो किसी षड्यंत्र के तहत, वो साजिश के तहत शक कर रहा है और वो खुद शक के दायरे में है, उस पर क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। और ये किस्सा नहीं है, ये हकीकत है। केरल के इबिन बाबू के साथ ऐसा ही हुआ। कल वोट करने के दौरान केरल के इबिन ने ऐसी ही एक शिकायत चुनावाधिकारी से की और उसका टेस्ट वोट करवाया गया। इससे पहले उससे फॉर्म 49MA भी भरवाया गया, लेकिन इस बार वोट टेस्ट में पर्ची और वोट का मिलान हो गया। यानी उसकी शिकायत गलत पाई गई, उसको आरोप बनाया गया, इबिन बाबू को फ़ौरन गिरफ्तार किया गया, बाद में ज़मानत पर छोड़ा गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 26 और IPC की धारा 177 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। तो अब समझे आप कि डेका साहब अगर कह रहे हैं कि हम ऐसा रिस्क क्यों लेंगे तो वो सही कह रहे हैं। इस पूरे प्रावधान का मकसद वोटर को ईवीएम पर सवाल उठाने से रोकना, डिस्करेज करना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों में ऐसी अर्जियां हैं कि इसे हटाया जाए। मेरे साथ है प्रदीप सौरभ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप, मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के नियम के पीछे की नीयत आपको क्या लगती है? विनोद जी, देखिए कि नीयत साफ साफ है और आपने उस नीयत का खुलासा भी कर दिया है कि अगर हमारी शिकायत है और हम कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं ईवीएम मशीन को लेकर, क्योंकि ईवीएम मशीन को लेकर पूरे देश में एक असमंजस का माहौल बना हुआ है और तमाम राजनीतिक दल इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं और अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब इतने राजनीतिक दलों की तरफ से ये सवाल आ रहा है ईवीएम पर शक और इस तरह के अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें हम अपनी जो शिकायत है या अपनी शंका, शिकायत भी मैं नहीं कहता हूं कि मैं अपनी शंका का समाधान नहीं कर सकता, तो इन चुनावों की या इस देश के लोकतंत्र में जो चुनाव इतना अहम होता है, इलेक्शन कमीशन न जाने किस किस तरह के प्रचार करता है, पारदर्शिता की बात करता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो ये कानून है वो इलेक्शन की पारदर्शिता पर ही सवाल उठाता है और वो तमाम बेमानी बातें साबित करता है।
जी, मतलब अगर आपको वाकई में जेन्युइनली हकीकत में अगर आपको शुबा है कि भाई जहां मैंने वोट दिया वहां नहीं पहुंचा, मैं दोबारा मिलान करना चाहता हूं, फॉर्म भरवाया जाएगा। लेकिन अगर आपका मिलान हो जाता है वोट से, तो ये यहाँ पर ट्विस्ट है, टेल ट्विस्ट इन द टेल, कि उसको आरोप माना जाएगा और साजिशन या षड्यंत्र के तहत ये माना जाएगा कि आपने जानबूझकर किया है, और आप फ़ौरन आप पर केस भी कर दिया जा सकता है और आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। यानी चुनाव के 3 दौर के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सवालों के घेरे में है। पहले से ही ईवीएम पर सवाल उठा रही विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों ने, जैसा प्रदीप बता रहे थे, अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। इन पार्टियों ने ईवीएम के वीवीपैट से मिलान को लेकर रिव्यू पिटिशन दी है। पार्टियों ने कोर्ट से कहा है कि वो सिर्फ 5 बूथ ही नहीं बल्कि आधी मशीनों पर वोट की जांच का आदेश दें। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कोर्ट को कहा था कि 50% मशीनों की जांच करना उसके लिए तकलीफदायक होगा। कल ही इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई शरद पवार ने की थी। यहाँ विपक्षी दलों ने कहा था कि ईवीएम का मामला गंभीर है, बीजेपी ईवीएम के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू एक अरसे से ही ईवीएम की शिकायत कर रहे हैं। 15 अप्रैल को वो भी आयोग के दरवाजे पहुंचे थे और कहा था कि फिर से बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए। दरअसल सभी विपक्षी दलों को ईवीएम से गंभीर शिकायतें हैं। ये नेता क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। In Maharashtra, if you see, the present government performance is very bad. All seats, NCP and Congress has to win here. In Tamil Nadu, recently elections over. All 39 one side. UP, one side elections. Where BJP is going to get votes or seats? Only through manipulation. हिंद में खुद एक आईएएस अधिकारी के सामने वो मॉक कॉल कर रही थी, उस समय दिखाया गया कि वोट डाल रहे हैं किसी दूसरी पार्टी को, वोट जा रहा है बीजेपी को। और ये हर जगह हो रहा है कि वोट किसी पार्टी को डालिए, जाता बीजेपी को ही है। यानी अरुणाचल से लेके गोवा तक, महाराष्ट्र हो, कानपुर हो, हर जगह बीजेपी को ही फायदा क्यों पहुंचता है। आपने सुना संजय सिंह क्या कह रहे थे। प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दुनिया के कई देश ईवीएम का इस्तेमाल छोड़कर वापस वोटिंग के जो पारंपरिक तरीके रहे हैं, जो हमारे यहाँ भी रहे पारंपरिक तरीके रहे हैं, उस पर लौट चुके हैं। ऐसे में जांच के लिए चुनाव आयोग हमारा एक ईवीएम मशीन भी नहीं देना चाहता कि मदरबोर्ड आप नहीं चेक कर सकते, या कुछ शर्तें हैं उसके साथ। और इसकी वजह क्या है? देखिए, एक चीज़ यूँ समझने की है कि जैसे चुनाव आयोग का ये जो तर्क था सुप्रीम कोर्ट में कि अगर 50% जो वीवीपैट पर्चियाँ हैं उसका अगर हम मिलान करेंगे तो रिजल्ट आने में देर हो जाएगी। तो ऐसे रिजल्ट की क्या जल्दबाजी है कि 2 दिन पहले अगर रिजल्ट आ जाता है और वो क्या कहते हैं सच्चा और खरा नहीं है, इस देश की जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनकी हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित नहीं होती, उनके सही वोटों का वहाँ गिनती नहीं होती, सही वोट नहीं लगते हैं, और एक गलत तरीके से जो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन पर आरोप लग रहा है, इस सरकार पे भी आरोप लग रहा है, इसलिए भी आरोप लग रहा है इस सरकार पर कि उसके लिए चुनाव आयोग उसके कांख में दबा हुआ दिख रहा है। और आप देखिए कितनी शिकायतें आई, प्रधानमंत्री के बारे में शिकायत आई। कल्याण सिंह जो गवर्नर थे, उन्होंने गवर्नर के नाते क्या कहते हैं वोट मांग लिया और अपनी संवैधानिक स्थिति को भूल गए, और आज तक उस पर कोई क्या कहते हैं शिकायत नहीं दर्ज हुई। और प्रतीकात्मक शिकायत क्या दर्ज हो रही कि 48 घंटे इनको चुप्पी कर दो, 24 घंटे भाई साहब योगी साहब नहीं बोलेंगे, ये कोई बात नहीं होती है। और ये निश्चित तौर पर इस देश की जनता इस मसले को बहुत गंभीरता से ले रही। पूरे चुनाव को आप देखिए कितना वो, मतलब मैं घिनौना शब्द इस्तेमाल करूंगा कि वातावरण इतना दूषित कर दिया है कि कोई मुद्दे ही नहीं है, सवाल उठा ही नहीं जा रहे हैं। कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो रिपोर्ट आई है कि 50 लाख लोग बेरोजगार हुए, तो किसी छोटी यूनिवर्सिटी से नहीं आई है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। और वो 1 साल की रिपोर्ट जी, वो 1 साल की रिपोर्ट है। ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है, इस पर कोई चर्चा नहीं। बेरोजगारी का सवाल है इस देश में। रोजगार के नाम पे क्या कहते हैं कि पकौड़े तलवाने के लिए प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, लोगों को चौकीदार बनाया जा रहा है। और ये जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा होनी चाहिए। डिस्कोर्स बदल रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि बड़ा शर्मनाक है कि मोदी की सेना, ये कौन सी सेना है, कौन से मोदी
मोदी है और किस तरह की ये सेना है, मुझे समझ नहीं आता है। जी प्रदीप। और श्रीमती इंदिरा गांधी को भी देखिए, उन्होंने तो पाकिस्तान का विभाजन कर दिया था, तब किसी ने ये नहीं कहा था इस तरह के। और ये एक स्ट्राइक जो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जिसको ये 56 इंच से अब 58 इंच बताना चाहते हैं, उस माध्यम से मुझे लगता है कि ये बेईमानी है। और ये इस तरह का जो प्रचार है और ईवीएम मशीन का सहारा है। और ईवीएम मशीन अगर क्या कहते हैं कि शक सुबह के दायरे में है तो 50% मिलान में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। और अभी चुनाव बाकी हैं और गिनती होने के लिए समय, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी इंटरवीन कर सकता है। जी, हकीकत यह है कि कल्याण सिंह को लेकर राष्ट्रपति को शिकायत की गई और राष्ट्रपति ने होम मिनिस्ट्री को, गृह मंत्रालय को भेज दिया है। अभी तक कार्रवाई का इंतजार है। जैसा प्रदीप कह रहे हैं कि अगर कुछ देर हो भी जाती है तो क्या बुराई है। मुझे याद है हमने चुनाव विश्लेषण किए हैं, 3-3 दिन लगातार दिन रात किए हैं, जब बैलेट पेपर पर वोटिंग होती थी और मैनुअल काउंटिंग होती थी। अब ईवीएम को लेकर एक डेटा आपको गुजरात से देते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुजरात में कुल 65,240 वीवीपैट मशीनों, 80,344 बैलेट यूनिट और 62,256 कंट्रोल यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से 1533 वीवीपैट, 814 बैलेट यूनिट और 882 कंट्रोल यूनिट में खराबी की शिकायत मिली, जिन्हें बदल दिया गया। यानी कुल 2.93% वीवीपैट रिप्लेस की गई और ऐसे हालात कई जगह दिखे। मेरा आपसे सवाल ये है कि चुनाव के 3 दौर बीत चुके हैं और क्या आपको लगता है कि बाकी के 4 दौर शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर जो संदेह उठ रहे हैं उनका समाधान कर पाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता। मेरी दिली इच्छा तो है कि मैं टिप्पणी करूं जी, लेकिन मैं इसको अवॉइड करूंगा। और एक मसला और रख देता हूं कि इलेक्शन बॉन्ड का सवाल जो था कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला बॉन्ड के जरिए। 94% एक पर्टिकुलर पार्टी को चंदा मिला है और कहाँ से आया है ये चंदा, ये हम इस चुनाव के बाद ही जान पाएंगे। अगर ये पारदर्शिता पहले दिखा दी जाती तो इस देश की जो का मतदाता है, इस देश की जो जनता है, और अलर्ट होकर ऐसे लोगों को पहचान करती, उनको चिन्हित करती और शायद अपने क्या कहते हैं कि कुछ विशेष तौर पर सोचती। मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पे कोई इस तरह का एक सीरियस फैसला ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, देखिए आप सुप्रीम कोर्ट को भी देखिए किस तरीके से जिस तरह से जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने उसके जवाब में जो जवाब दिया है कि न्यायपालिका खतरे में है। तो इस समय ये जो बीते 5 वर्ष गुजरे हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाएं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वो खतरे में हैं। वो अपना अस्तित्व और अपना ईमान दोनों ही लगभग ख़त्म कर चुकी हैं। जी, हम लेंगे ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए विनोद दुआ लाइव। हर किसान का अभिमान न्याय, नौजवानों का यार न्याय, बहन बेटियों का सम्मान न्याय, हर घर की है शान न्याय। अब होगा न्याय, कांग्रेस को वोट दे। मैं पब्लिक हूं, रोज एक बेमानी शोर के साथ मेरी आवाज दबाई जाती है। रोज फाड़ दी जाती हैं मेरी अर्जियां, रोज तोड़ दिए जाते हैं मुझसे किए गए वादे। मेरी शहादत पर चलती है सियासत, हर रोज मुझसे छीन लिया जाता है मेरे हिस्से का थोड़ा सा लोकतंत्र। लेकिन ताकत के गुरूर को तोड़ना होगा, पूछने होंगे शूल जैसे सवाल, मांगने होंगे जवाब। मैं बनूंगी आपकी आवाज, मैं लाई हूं आपका एजेंडा, पब्लिक एजेंडा।
आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव और अब वो खबर जिसका आपकी और हमारी ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ने वाला है। ईरान से अब हम कच्चा तेल नहीं खरीद पाएंगे। अमेरिका ने ईरान से कारोबार पर जो पाबंदी में ढील दे रखी थी वो अब रोक दी है। इस बात के मायने क्या हैं हम आपको बताते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 मई से भारत ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीद पाएगा। यानी अगर भारत तेल खरीदता है तो अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। यानी आने वाले समय में देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इससे इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, सरकारी खजाने का संतुलन बिगड़ सकता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका के इस फैसले का असर तो 8 देशों पर पड़ेगा, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। तो भारत के लिए ज़्यादा दिक्कत क्यों है? वजह हम आपको बताते हैं। बात सिर्फ ईरान की ही नहीं है, वेनेजुएला की भी है, क्योंकि अमेरिका भारत पर लगातार वेनेजुएला से भी अपना तेल आयात जो इंपोर्ट है उसको कम करने का दबाव बना रहा है। भारत में कच्चे तेल के इंपोर्ट में आयात में ईरान और वेनेजुएला का हिस्सा 18% है। भारत ईरान के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। हालांकि आप देखेंगे भारत सरकार का दावा है कि भारत को दिक्कत नहीं होगी। कहा जा रहा है कि ईरान की जगह सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और नाइजीरिया से इंपोर्ट बढ़ सकता है। जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका कहना है, उन्होंने अपना एक ट्वीट लिखा है, देखिए, कि भारत ने इस मसले से निपटने के लिए योजना बना ली है। भारतीय रिफाइनरीज़ को कच्चे तेल की सप्लाई के दूसरे बड़े देशों से तेल आयात किया जाएगा। भारत की मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनरीज तैयार हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जयंत रॉय चौधरी। आप टेलीग्राफ से हैं, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारी हैसियत इतनी कम क्यों होगी कि ऑयल इंपोर्ट के लिए हमें अमेरिका का हुक्म मानना पड़ेगा? देखिए, हमारे जितने कंपनियां हैं उनकी बिक्री पार्टी जो होती है अमेरिका से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी रहती है। या तो हम अमेरिका को बेचते हैं, हमसे सबसे बड़ी खरीदार अब भी अमेरिका ही है, चाइना नहीं है। ये भी बहुत लोग मानते हैं कि चाइना है। दूसरी बात यह है कि हमारी जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है वो अमेरिकन बैंक्स के ज़रिए होती है, और वो अगर हमारे किसी एंटिटी को डिक्लेयर करती है कि ये उनकी रेजीम को उल्लंघन किया, उसके नियमों को उल्लंघन किया है, तो उसके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बंद करवा सकती है। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं आर्म ट्विस्टिंग है, सोड है। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तो पैसा है, और पैसा अगर आपका आएगा नहीं या जाएगा नहीं तो आपकी व्यापार ठप बैठ जाएगा। यही सबसे बड़ी चीज़ है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके कारण जो अमेरिका के कब्ज़े में है और जो वो दे सकती है या बंद कर सकती है किसी भी वक्त में। तो इन सब कारणों के लिए भारतवर्ष के लिए ये अमेरिका की जो हुक्मनामा है ये मानने पड़ेगा। अब डिफ़िकल्ट है, कुछ ना कुछ अमेरिका शायद कुछ लॉलीपॉप दे दे, परंतु मानना तो पड़ेगा। ये कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। जब से हम अमेरिका की गोद में गए हैं पिछले कुछ सालों से, तब से ये बात ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि वो दौर भी मुझे याद है, जैसा पहले हम जिक्र कर रहे थे कि सन 71 की जंग के दौरान अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा भेजा था, एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तब हमने परवाह नहीं करी थी उनकी, लेकिन अब हमें करनी पड़ रही है। और सिर्फ जप्फी डालने से डिप्लोमेसी नहीं चलती है। हम वाकई उस स्थान पर आ गए हैं कि हमें मानना पड़ेगा। अब ज़रा उन बातों पर नज़र डालते हैं कि आखिर इस फैसले का फ़र्क भारत पर कैसे पड़ेगा। जो जैसे जनता ने बताया, उसके अलावा कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी होगी। कच्चे तेल की कीमतों में 3 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। PTI के मुताबिक ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया TPCI के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा है कि पाबंदी की वजह से दाम में 3 से 5% की बढ़ोतरी होना तय है। हमारे कुल निर्यात पर असर पड़ेगा, जितने भी हमारे निर्यात हैं उन पर असर पड़ेगा। तेल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी से व्यापार का घाटा $7 अरब बढ़ सकता है। यानी व्यापार घाटा 5.6% बढ़ जाएगा और GDP में 0.2% की कमी आएगी। इससे रुपए पर भी दबाव पड़ेगा और इसका असर महंगे इंपोर्ट के रूप में सामने आएगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई के बढ़ने की आशंका है। जानकारों का मानना है कि चुनाव तक तो सरकार किसी तरह से इसके असर को रोक कर रखेगी,
लेकिन नई सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा नहीं होंगे। इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ जाएगी। रुपए में डॉलर के मुकाबले और गिरावट आ सकती है। इंपोर्ट बिल बढ़ने से रुपए पर दबाव पड़ेगा। बुधवार को कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले, आज बुधवार है, डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे गिरकर 69 रुपये 94 पैसे तक पहुंच गया। रुपए की कीमत जब डॉलर के मुकाबले 1 रुपया बढ़ती है तो भारत के सरकारी खजाने का फिस्कल डेफिसिट पर असर पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि इन सारे सवालों के जवाबों के लिए हमें सरकार से भी पूछना पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ है जयंतो। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपको लगता है कि ऐसे हालात से बचा जा सकता था? किस स्टेज पर हम ऐसा कर सकते थे कि ऐसी नौबत ना आए? एकमात्र अगर हम अपना रिजर्व्स अच्छी तरीके से बना के रखते और रख सकते हैं, क्योंकि हमने प्लान बहुत दिनों से चला रहे हैं, 10 साल से हम कह रहे हैं कि रिजर्व्स बनाएंगे, तो इस तरह की नौबत हमारे ऊपर नहीं पड़ता। हमारे पास तेल रहता, पर वो हमने किया नहीं, और ना हमने डाइवर्सिफाई किया कि तेल के जगह कुछ और ईंधन हम इस्तेमाल करें हमारे फैक्ट्रियों में, बाकी जगहों में। तो इन कारणों के लिए हम इससे बच नहीं पाएंगे, इस प्रकोप से। जैसे आप कह रहे हैं, तेल का दाम अभी 73-74 डॉलर बैरल है, वो बढ़ के 80 तो जाएगा। जैसे जाएगा, विंटर में जाएगा, दिसंबर के महीने में, तब तक हमारे इलेक्शंस भी ख़त्म हो जाएंगे, नई सरकार आ जाएगी, उसको इसका बेड़ा पार करना पड़ेगा। हमें ईरान से भी अपने संबंध अच्छे रखने हैं, सदियों पुराने रिश्ते हैं, और आज़ादी के बाद से तो हमारे रिश्ते रही ही हैं। हमें अमेरिका से संबंध बनाए रखना भी, अच्छे संबंध बनाए रखना हमारी मजबूरी है। तो ये जो दिव्य संतुलन है, डिवाइन बैलेंस, ये हम कैसे अचीव करेंगे? ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा बहुत अमेरिकियों ने हमारी बात सुन ली है। उन्होंने इतना कहा है कि चाबहार का जो पोर्ट आपने बनाया है अफ़गानिस्तान तक जाने के लिए, उस पे हमारी जो सैंक्शंस है वो लागू नहीं होगी, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना हद तक, ये तो उन्होंने कह दिया, पर कितना हद तक ईरानी लोग हम पे खुश रहेंगे उनसे तेल ना खरीदने के कारण से, वो देखने पड़ेगा। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि चीन रुकेगा। चीन अपना ऑयल सप्लाईज ईरान से घटाएगा, पर संपूर्ण तरीके से बंद नहीं करेगा। और एकमात्र एक ही देश है चीन विश्व में जो अमेरिका से थोड़ा सा टक्कर ले सकता है। हमारी वो हालत अभी नहीं। जैसे आपने कहा 71 की बात, आपको याद होगा 74 में एसो बोल के एक कंपनी थी अमेरिका की, उसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिया। वजह ये थी, यदि भी वजह कुछ और बताई गई, वजह ये थी कि एसो कंपनी और बर्मा शेल ने 71 में हमारी फ़ौजों को तेल सप्लाई नहीं किया था, और उस वक्त एसो ने उसके लिए रिटेलिएशन में हमको बहुत सारे कच्चा तेल भी हमारा बंद करवा दिया था। किसी तरह से सद्दाम हुसैन से बातचीत करके उनकी दोस्ती थी। जो डीजल की जहाज़ जा रही थी यूरोप, उसको सद्दाम हुसैन ने बीच रास्ते में रोक के मुंबई भारत भेज दिया, और हमारे यहाँ पे जो हालत बुरी हो रही थी उससे हम बच गए। पर उस तरह का कोई दोस्त अब इंडिया का नहीं रहा। उस तरह का ना कोई ऐसा माहौल है और ना ही ऐसे नेता हैं जो सख्त फैसले कर सकें, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब बात एक ऐसी दुनिया की जिसका हिस्सा हम सब हैं, लेकिन इसकी ताकत पहली बार चुनाव में भी दिख रही है। 2019 के चुनाव एक मायने में ख़ास हैं। वजह यह कि चुनावी बहस और भाषण सिर्फ रैलियों में ही नहीं, ट्विटर के मैदान में भी दिख रहे हैं। वर्चुअल दुनिया में असलियत का चुनावी युद्ध लड़ा जा रहा है। डिजिटल दुनिया का असर असलियत की दुनिया में इस कदर है कि नेता आजकल पहले ट्वीट करते हैं, फिर ट्रेडिशनल मीडिया के कैमरों और माइक के सामने आकर वो कहते हैं जो पहले से ही ट्वीट किया जा चुका है। अब इसमें भी सबसे खास बात आपको बताते हैं। अंग्रेज़ी अखबार मिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि जिस ट्वीट में सोशल मीडिया पोस्ट में बेइज्जती से जुड़ी कोई बात हो, जिसका लहजा बेइज्जती वाला हो, उसके रीट्वीट होने की संभावना 32 से 101% बढ़ जाती है। बीजेपी आईटी सेल के ट्वीट्स इसलिए लाखों की तादाद में रीट्वीट होकर व्हाट्सएप पर आपके फ़ोन्स तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनके ट्वीट्स में अक्सर बेइज्जती की जाती है, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, गाली गलौज की ज़ुबान भी इस्तेमाल की जाती है, वो ज़्यादा पॉपुलर होती है, लोकप्रिय होती है। इस रिपोर्ट में राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के ट्वीट्स को स्टडी किया गया था। जैसे अगर राहुल गांधी का उदाहरण लें तो 2014 के चुनाव में सोशल मीडिया में कांग्रेस की मौजूदगी का कोई असर नहीं था, लेकिन 2017 में ऑफिस ऑफ राहुल गांधी नाम का एक सामने आया, और उसके बाद राहुल गांधी के ट्वीट्स ज़्यादा नोटिस और रीट्वीट किए जाने लगे। ऐसा ही कुछ दूसरे नेताओं के साथ भी हुआ। यानी किसी को, जिसको जितना बेइज्जत करोगे, बेगैरत करोगे, मजाक उड़ाओगे, उस ट्वीट को ज़्यादा लोग देखेंगे।
अब ये अपने आप में नेताओं के स्तर पर तो टिप्पणी है ही, हम नागरिकों के मयार स्टैंडर्ड पर स्तर पर भी हमें आईना दिखाती है। हम ऐसे क्यों बन गए हैं? और ट्वीट चिड़िया की आवाज़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ कौओं की काएँ काएँ ज़्यादा सुनाई जाती है, साथ में बंदर चूहे भी दिखाई देते हैं। इस गीत की 2 लाइनें सुन लीजिए। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया। चांस की बात है कि फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। चुनाव के मौसम में बहुत ही मौजू है, प्रासंगिक है। आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो, और ये फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। लेकिन ट्विटर की दुनिया की आज की कवायद इसी दिल्ली की सरकार पर कब्जे की है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।